नमस्कार, मेरा नाम है सचिन। आप देख रहे हैं सचिन शो। आप सभी लोगों को नर्मदा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़ता हूं आज अपनी कहानी की तरफ। आज की ये जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, ये जितनी डराने वाली है उतनी ही दर्दनाक भी है। ऐसा क्यों? जब आप इसका क्लाइमैक्स सुनेंगे तो आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे कि जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, एक मामूली सी मतभेद के चलते, शायद इसके और भी कई रास्ते हो सकते थे बजाय इसके कि इस वारदात को अंजाम देने के। कहानी की शुरुआत होती है मुंबई के एक इलाके से जिसका नाम है वसई इलाका। वसई इलाके के बीच बसा एक बीच था। 26 जुलाई 2021 को इसी बीच के समंदर की लहरों के बीच से एक काले रंग का बैग किनारे पर लगता है। जब लोगों की नजर उस पर जाती है तो लोगों के मन में कई सवाल पैदा होते हैं। लोग बिना सोचे समझे पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंचती है और उस बैग को बरामद करती है। अब बैग को जब पुलिस की टीम खोलती है तो उसके अंदर एक लाश थी, एक ऐसी लाश जिसका सर गायब था, यानी कि एक सिर कटी लाश थी। पुलिस उस लाश को बाहर निकालती है। लाश की पहचान की जाती है तो लाश एक महिला की थी और बैग के अंदर से और कोई भी सुराग पुलिस को नहीं मिल पाया था। पुलिस तुरंत उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उस काले रंग के बैग में छानबीन करने की कोशिश करती है। अब पुलिस की नजर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर थी कि शायद कोई शिनाख्त हो जाएगी उस महिला की, लेकिन सिवाय उस लाश के हाथ में लगी मेहंदी के और कोई भी शिनाख्त या सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग पाया था। जब पुलिस के कुछ तजुर्बेकार पुलिस अफसरों के ये लाश की फोटो दिखाई जाती है तो वो लोग अंदाजा लगाते हैं कि ये महिला किसी मुस्लिम फैमिली की महिला है, क्योंकि हम आमतौर पर जो मेहंदी लगाई जाती है उस तरह की वो कोई मुस्लिम महिला ही लगाती है। पुलिस तुरंत उस लाश की फोटो लेकर, अब क्योंकि लाश का सर गायब था तो उसने फोटो काटकर उसके पंपलेट और पोस्टर लगवाए जाते हैं आसपास के इलाकों पर, और साथ ही साथ पुलिस थानों में आसपास के जो भी हैं वहां पर सूचना दी जाती है कि कोई भी लड़की की मिसिंग रिपोर्ट हो तो तुरंत इन्फॉर्म किया जाए। लेकिन यहां से करीब करीब 6 महीने बीत जाते हैं। जुलाई का ये वाक्य था और अब दिसंबर आ चुका था, लेकिन कोई भी सुराग पुलिस इस केस से रिलेटेड नहीं जुटा पाई थी। लेकिन पुलिस ने लाश का डीएनए सैंपल अपने लैब पर सुरक्षित रखा था। साथ ही साथ उस लाश से जो कपड़े बरामद हुए थे उस कपड़ों को भी केस प्रॉपर्टी के तौर पर संजो कर रखा था कि ताकि भविष्य में कोई इस लाश की जानकारी मिले या सुराग मिले तो इस केस को इन्वेस्टिगेट किया जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेट तरीके से कोई भी सुराग अभी तक पुलिस इस केस से रिलेटेड नहीं जुटा पाई थी। और क्योंकि उस महिला की पहचान एक मुस्लिम महिला के रूप में हुई थी तो पुलिस उसका दाह संस्कार एक मुस्लिम रीति रिवाज से कर देती है। अब यहाँ से 6 महीने वो बीत चुके थे और 8 महीने और इसी तरह बीत जाते हैं। मतलब इस लाश के मिलने के करीब 14 महीने बाद अगस्त आ जाता है। अगस्त 2022 को एक शख्स पहुंचता है अलरोज पुलिस स्टेशन और वो एक मिसिंग रिपोर्ट लिखाता है कि उसकी एक भतीजी पिछले 14 महीने से गायब है और वो उसका चाचा है। और जो लड़की गायब है, भतीजी, उसका नाम सानिया है और वो बेलगांव कर्नाटक से यहाँ पर आया है। जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है कि आपने 14 महीने बाद आज रिपोर्ट लिखाने का फैसला क्यों किया, क्योंकि आपकी जो भतीजी है वो 14 महीने से गायब है, तब वो बताता है कि सानिया यतीम थी, उसके माता पिता नहीं थे, उन्होंने ही बड़ा करके उसे पाला पोसा था और उसकी एक शादी की थी मुंबई में 2017 में आसिफ नाम के लड़के के साथ और वही वहां पर अपने ससुराल में रहा करती थी। उसको 2019 में एक बेटी भी हुई थी जिसका नाम था अमायरा। आमतौर पर ज्यादा बातचीत चाचा चाची और सानिया की हुआ नहीं करती थी। पिछली बार बात हुई थी जनवरी में, लेकिन उसके बाद कोई जानकारी नहीं मिली, ना ही कोई फोन आया। लेकिन अभी बकरी ईद जब थी 2021 जुलाई में, तब उन्होंने ट्राई किया था कि सानिया से बात की जाए, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था और आसिफ आमतौर से उन लोगों से फोन पे बात ज्यादा किया नहीं करता था। तब उसके चाचा फैसला करते हैं कि वो मुंबई में
जाएंगे। तब पुलिस उसके चाचा से पूछती है कि उसकी शादी कहाँ हुई थी, उनके घर का कोई पता है। तब वो एक और अजीब बात बताता है कि जी सानिया की शादी मुंबई के नाला सुपाड़ा इलाके में हुई थी। उनका पूरा परिवार था, माता पिता भाई और आसिफ रहता था और सभी परिवार के लोग थे। हम भी वहां पे गए थे, 2-4 बार मेरा आना जाना हुआ था, लेकिन ज्यादा आमतौर पर हम लोग आते जाते नहीं थे। लेकिन जब मैं वहां पर गया तो पता चला कि आसिफ और उसका परिवार ही बहुत पहले यहाँ से घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। जब मैंने अपने जानकारों रिश्तेदारों से पता लगवाया तो पता चला कि वो मुंबारा इलाके पर शिफ्ट हो गए हैं। तब बड़ी मेहनत और खोजबीन के बाद आसिफ की मम्मी का नंबर मिला। जब मैंने बात की उनसे तो उन्होंने बताया कि वो मुंबारा शिफ्ट हो गए हैं और अब वो यहीं रहते हैं। जब मैं मुंबारा गया तो आसिफ और आसिफ का पूरा परिवार और सानिया की बेटी अमायरा भी मिली, लेकिन सानिया नहीं थी। जब मैंने आसिफ से पूछा कि सानिया कहाँ है तो उसने बताया कि सानिया 1 साल पहले ही घर छोड़कर चली गई है और उसने दूसरी शादी कर ली है और एक लेटर भी दिया है जिसमें लिखा है कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि मुझे कोई और पसंद है। चाचा ये सुनकर थोड़ा हैरान होता है, लेकिन सोचता भी है कि ये कैसे हो सकता है। वो अपने घर वापस आ जाता है। 2 दिन तक वो इसी सबको सवाल में रहते हैं कि सानिया यदि उसको करना ही था, क्योंकि अब उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया था उसे, तो उनकी परवरिश पे कहीं ना कहीं उनको डाउट होता है कि सानिया इस तरह से नहीं कर सकती है, और यदि करती भी तो वो एक बार अपने चाचा चाची को जरूर बताती, और यदि चाचा चाची को जरूरी बताना नहीं भी समझती थी एक बार सानिया, तो क्या आसिफ और आसिफ के परिवार का ये फर्ज नहीं बनता था कि वो चाचा चाची को इन्फॉर्म करें और बताएं कि इस तरह से सानिया ने किया है। तब वह अपने रिश्तेदारों से मशवरा करके इस नतीजे पर पहुंचता है कि मामला कहीं ना कहीं सस्पिशियस लग रहा है, पुलिस में इन्फॉर्म करना चाहिए। अब पुलिस उसके चाचा की रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और तफ्तीश करना शुरू करती है। 14 महीने जितने भी अनसॉल्व केसेस थे उनकी फाइल जब पुलिस खोलती है तो उनमें से एक अनसॉल्व केस दिखता है जो 14 महीने पहले इसी काले रंग के बैग के रूप में बरामद हुआ था। पुलिस नेक्स्ट डे सोनिया के चाचा को बुलाती है उसी लाश की तस्वीरें दिखाने के लिए कि शायद आप पहचान लें, हमको एक 14 महीने पहले लाश बरामद हुई थी जिसका सर गायब था। जब पुलिस उसके चाचा को वो तस्वीर दिखाती है तो वो तुरंत उसकी पहचान कर लेते हैं और बताते हैं कि ये सोनिया ही है, क्योंकि उन्होंने पहचान इस तरह से की थी कि वो जो कपड़े थे उन कपड़ों से उनने सानिया की पहचान कर ली थी, और जो वो मेहंदी हाथों पर लगी थी उस लाश के, ऐसी ही मेहंदी शायद सानिया भी लगाया करती थी। अब पुलिस आसिफ और आसिफ के परिवार को इन्फॉर्म करती है और बुलाती है। तब वो सारी तस्वीरें आसिफ और आसिफ के परिवार को दिखाई जाती हैं तो आसिफ और आसिफ का परिवार ये मानने से इनकार कर देता है कि ये लाश सानिया की भी है, क्योंकि उनका मानना था कि सानिया 1 साल पहले ही घर छोड़कर अपने आशिक के साथ भाग चुकी थी। और पुलिस को कहीं ना कहीं तब शक होता है कि जिस तरह से वो सवाल जवाब कर रहे थे तो उनके आसिफ और आसिफ के परिवार के चेहरे पे कहीं ना कहीं एक नर्वसनेस थी, मायूसी थी, घबराहट थी। लेकिन अब पुलिस इस बिना पर तो उनको अरेस्ट नहीं कर सकती थी, कोई पुख्ता सबूत चाहिए था। पुलिस उनको घर भेज देती है। अब पुलिस अपने तरीके से तफ्तीश करना शुरू करती है, क्योंकि पुलिस के पास उस लाश के अर्थात सोनिया के डीएनए सैंपल थे। उसी डीएनए सैंपल को लेकर और आसिफ की बेटी के सैंपल को लेकर डीएनए जांच के लिए तीनों सैंपलों को भेज देती है। अब जब रिपोर्ट आती है पुलिस के सामने तो तीनों सैंपल मैच कर जाते हैं। अब पुलिस को इतना तो समझ में आ चुका था कि जो 14 महीने पहले लाश बरामद हुई थी वो उसी चाचा भतीजे की लाश है, यानी कि सोनिया की लाश है, और उसका पति आसिफ ही है। लेकिन इसी बिना पर पुलिस आसिफ या आसिफ के परिवार को गिरफ्तार तो नहीं कर सकती थी। अब पुलिस का काम था कि कोई ऐसा ठोस सबूत हासिल करना कि इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है, क्या वजह हो सकती है, या किसने सानिया का मर्डर किया था। पुलिस अब इस केस की कार्रवाई को तेज करती है और उसके चाचा की मदद लेती है।
चाचा से पूछताछ करती है कि आप पूरा किस्सा बताइए, क्या कैसा था। तब वो चाचा बताते हैं कि 2017 में आसिफ और सानिया की शादी हुई थी। साथ ही साथ 2019 में उनको एक अमायरा नाम की बेटी हुई थी। परिवार सभी खुश था, कोई नाराजगी नहीं थी, ना ही कोई दहेज, ना ही कोई डिमांड और ना ही कोई आसिफ का कोई ऐसा चक्कर जिसकी वजह से हमें शक हो। और इसके बाद मुझे कोई जानकारी। इसके बाद आसिफ को बुलाकर पुलिस उस लेटर को मांगती है जो आखिरी बार सानिया आसिफ के पास छोड़कर गई थी। वो लेटर फॉरेंसिक जांच के लिए हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के पास भेज देती है। जब हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के पास से ये रिपोर्ट आती है तब पता चलता है कि ये लिखावट सोनिया की नहीं बल्कि आसिफ की थी। अब पुलिस के पास सबूत भी था और कत्ल करने वाले का पता भी था। अब पुलिस तय करती है कि बहुत हो गया शांतिपूर्ण वार्तालाप, अब अपने तरीके से पूछताछ की जाएगी। पुलिस तुरंत आसिफ और आसिफ के परिवार को बुलाती है। जब पुलिस अपने तरीके से आसिफ से पूछताछ करती है तो आसिफ तोते की तरह बोलने लग जाता है। आसिफ बताता है कि 21 जुलाई के दिन बकरा ईद था। अब बकरा ईद, जिनको नहीं पता है, एक मुस्लिम कम्युनिटी का त्योहार है जिसे कुर्बानी के तौर पर मनाया जाता है। उस दिन आसिफ और आसिफ के घर वालों ने ऐसी साजिश रची जिसको सुनकर रूह कांप उठती है। आसिफ और उसका भाई, उसका पिता सोनिया के हाथ पकड़कर एक टब में उसे बंद कर देते हैं और जब तक बंद करते हैं जब तक कि उसकी जान नहीं निकल जाती है। उसके बाद उसे टब से निकालकर, उनको कहीं ना कहीं शक था कि अभी तक सानिया की शायद मृत्यु न हुई हो, तो उसका गला घोटा जाता है। गला घोटने के बाद आसिफ चाकू लेकर सानिया के सर को धड़ से अलग करता है। इसके बाद इस लाश की कभी पहचान न हो पाए, यदि सामने आए तो इसके सर के बालों को भी ट्रिम करते हैं। साथ ही साथ इसके सानिया के होंठों पर एक तिल था, उस तिल को भी काटकर अलग कर देते हैं। सर को एक पॉलीथिन में भरकर और धड़ को एक बैग पर भरकर आसिफ और उसका जीजा डेड बॉडी को रखकर, जिसका सर अलग था और उसका धड़ अलग था, दोनों नाला सुपारा के पास ही वसई के एक बीच में पहुंच जाते हैं, जहां समंदर की लहरों के बीचों बीच दोनों को फेंक दिया जाता है, जहां सर अलग था और धड़ अलग था। लेकिन 5 दिन बाद फिर वो 26 जुलाई को वसई के किनारे पर लगता है, जहां पर पुलिस इसे बरामद करती है। उसके बाद वो घर आ जाते हैं और नहा धोकर पूरे रीति रिवाज से अपना बकरा ईद मनाते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं, साथ ही साथ खाना खिलाते हैं और उसी तरह जीवन व्यतीत करने लगते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन यहाँ पर आसिफ और उसके परिवार को डर था, तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि नाला सुपारा को छोड़कर वो मुंबारा शिफ्ट हो जाएंगे। और उसके बाद फिर सानिया का चाचा ढूंढते हुए आता है, रिपोर्ट दर्ज कराता है और उसके बाद ये सच्चाई सामने आती है। सवाल एक ही था कि अब सानिया को आखिर उन्होंने मारा क्यों था। मैंने आपको जैसा कहानी के पहले भी बताया था कि इसका क्लाइमेक्स जितना दहलाता है उतना चौंकाता भी। एक ससुर ने, एक देवर ने, एक सोहर ने अपनी ही पत्नी, अपनी ही बहू और अपनी ही भाभी की जान ले ली थी। आखिर क्या वजह थी इसकी? ये जो वजह अब आप जब सुनेंगे तो ये सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि शायद इसके और भी कई रास्ते हो सकते थे जो इन लोगों ने नहीं अपनाए शायद, और गलत काम को अपनाना सही समझा। दरअसल सानिया और आसिफ की जब शादी हुई थी उसके 10 साल पहले आसिफ की इकलौती बहन की शादी हो चुकी थी और 10 साल से उसको कोई बच्चा नहीं हो रहा था, मतलब वो बे औलाद थी। लेकिन इसी बीच आसिफ और सानिया की शादी होती है और साल 2019 में उन दोनों को एक बेटी होती है जिसका नाम अमायरा रखा जाता है। अब कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। जब सानिया को वो बेटी हुई तो आसिफ के परिवार का कहना था कि क्योंकि तुम्हारे शादी को 2 ही साल हुए हैं और तुम्हें एक बेटी हो गई है, भगवान ने चाहा तो आगे भी बेटी होगी, लेकिन हमारी एक बेटी है जिसको 10 साल से कोई औलाद नहीं हो रही है, तो तुम ये लड़की अपनी बहन को दे दो ताकि वो उसकी माँ बनकर उसका पालन पोषण कर सके और वो भी औलाद का एक सुख पा सके। ये बात सुनकर आसिफ तो एग्री कर जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं सानिया इस बात को लेकर इनकार कर जाती है, क्योंकि एक माँ, उसकी पहली औलाद
वो साफ तौर से इनकार कर देती है और साथ ही कहती है कि भविष्य में कभी होगा तो इस बारे में जरूर सोचेंगे, लेकिन अभी तो शायद ये मुमकिन नहीं है। इस बात को लेकर आसिफ और आसिफ का परिवार सानिया से बहुत नाराज हो जाता है और ताने देने लगता है, और उसकी बहन आसिफ की वो भी नाराज हो जाती है। और नाराजगी फिर इस हद तक बढ़ जाती है कि वो लोग डिसाइड करते हैं कि किसी भी तरह से इस अमायरा को, यानी कि सानिया और आसिफ की बेटी को उसकी बहन को देना है, इसके लिए चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। लेकिन रास्ते का रोड़ा बनी थी सानिया। अब इन लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना सानिया को ही मार दिया जाए, तो ये रास्ता आसान हो जाएगा, और वो लोग सानिया को मार देते हैं। उसके बाद जब सानिया को मारा गया, उसके 14 महीने तक, जब तक ये लोग गिरफ्तार नहीं हुए, सानिया की बेटी यानी कि अमायरा आसिफ की बेटी को 14 महीने तक उसकी बहन ही पालती रही, एक माँ के तौर पर, जिसकी असली माँ सानिया थी और असली बाप आसिफ था। और अजीबोगरीब बात तो ये है कि उसका जीजा जो उस दिन लाश लेकर आसिफ के साथ ठिकाने लगाने लेकर गया था, वो उसी की बेटी जो बनने वाली थी, उसी की असली माँ को ठिकाने लगाने गया था। इसके प्रकार पुलिस आसिफ को, उसके पिता को, जीजा को और उसके छोटे भाई को गिरफ्तार करती है और जेल भेज देती है। लेकिन अब कहानी तो यहाँ पर समाप्त हो जाती है, लेकिन सवाल आज भी उतने ही थे कि शायद इसके कई और भी रास्ते हो सकते थे। शायद ये बात जितनी आसिफ और आसिफ के परिवारों के लिए बड़ी थी, शायद इसे उतना ही छोटा और मामूली आपसी मतभेद को सॉल्व करके लगाया जा सकता था। लेकिन कहता हूं मैं कि क्राइम और सोच, दिमाग, जब इंसान सोचने लग जाता है एक बार बुरे तरीके से, तो वो शायद सोचता ही चले जाता है। तो ये थी आज की हमारी कहानी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मुझे ऐसी और वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती रहे। मैं मिलता हूं अब आपसे अगली वीडियो में एक ऐसी ही नई कहानी लेकर, नए दिन। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।